नमस्कार, 5 जनवरी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं राज चावला और एक बार फिर क्रिकेट की दुनिया में आइए आपको ले चले। भारत का ये चौथा मैच T20 विश्व कप का बांग्लादेश के साथ भिड़ंत होने जा रही है और बहुत महत्वपूर्ण ये मैच इसलिए होने जा रहा है क्योंकि भारत इस समय अंक तालिका में नंबर 2 पर है। दक्षिण अफ्रीका टॉप पर है। भारत पिछला मैच दक्षिण अफ्रीका से हारा था, इसलिए चिंताएं जरा ज्यादा है क्योंकि उस मैच में जो कुछ गलतियां हुई, आज भारतीय टीम से यही उम्मीद हम करेंगे कि वो गलतियां ना दोहराएं बल्कि चैंपियन की तरह खेले, चैंपियन की तरह चाल चले और चैंपियन की तरह बांग्लादेश से यह मुकाबला जीते। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मैच के बारे में है जो कि आपके सामने रखना जरूरी है और फिर हमारे साथ हमारे खेल विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण सिन्हा मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आइए जरा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आज के मैच के बारे में आपसे। ग्रुप 2 में ये दोनों टीमें हैं तो दोनों ही टीमों का यह चौथा मैच है। 3-3 मैच दोनों टीमें खेल चुकी हैं। इसमें बड़ा सबक पिछले मैच से जो दक्षिण अफ्रीका में हार भारतीय टीम की हुई, बहुत अच्छा मैच नहीं था भारत के लिहाज से, इसीलिए उससे कई सबक लेने भी जरूरी होंगे, लिए भी होंगे टीम इंडिया ने। जाहिर है इतनी बड़ी टीम, इतने अनुभवी बल्लेबाज गेंदबाज, सबने कुछ ना कुछ अपने लिए जरूर सीखा होगा और एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी की तरह चलेंगे ऐसा लगता है और इसलिए हम कह रहे हैं चैंपियन की चाल चलेगी टीम इंडिया। टॉप ऑर्डर का जमना यहां जरूरी है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ी, दक्षिण अफ्रीका के साथ जो मैच था उसमें पर्थ में यही सबसे बड़ी दिक्कत आई थी। टॉप ऑर्डर किस तरह से कोलैप्स कर गया था। बड़ी चिंता केएल राहुल को लेकर भी है क्योंकि पिछले 3 मैच जो इस T20 के हैं उसमें वो दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसके ठीक पहले के 2 मैचों में, नहीं इस विश्व कप से पहले के 2 मैचों में केएल राहुल ही थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बैक टू बैक 250 लगाई थी। प्रवीण जी सही कह रहा हूं शायद मैं। इसके अलावा बांग्लादेश के अगेंस्ट में जब यह मैच है तो इसमें भी जरा देखना इंटरेस्टिंग कि T20 इंटरनेशनल विश्व कप के अंदर बांग्लादेश से दूसरा मुकाबला होगा। पहला मुकाबला सिर्फ 2016 में, इससे पहले जो हुआ था वो भारतीय टीम हारी थी, उस पर भी जरा चर्चा करेंगे। क्या उसके पीछे दिलचस्प चीजें थी, आपको बहुत चीजें ध्यान होंगी। इसके अलावा पिछले 3 मैचों में जो इस T20 वर्ल्ड कप के 3 मुकाबलों में हमने देखा, विराट कोहली और सूर्य कुमार पर निर्भरता, 2-2 मैच में लगभग इनकी परफॉर्मेंस पर तो आप बात कर सकते थे, लेकिन बाकी कोई भी ऐसा बल्लेबाज बहुत कंसिस्टेंट नहीं दिखाई दिया। तो पूरे के पूरे टॉप ऑर्डर में क्या सिर्फ 2 बल्लेबाज चलेंगे? गेंदबाजी पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन सबसे पहले आइए जरा चर्चा करते हैं बांग्लादेश के साथ होने वाले इस मुकाबले में सबसे बड़ी चुनौती। प्रवीण जी, बांग्लादेश की ओर से कौन कौन पेश करने वाले हैं? तस्कीन अहमद 2 मैचों में स्टार प्लेयर रह चुके हैं, प्लेयर ऑफ द मैच, और 8 विकेट उन्होंने लिए हैं। भारतीय टीम के लिए बड़ा खतरा, लेकिन चुनौती भारतीय टीम की तरफ से होगी। सबसे पहले बांग्लादेश की ओर से कौन कौन खिलाड़ी आपको ऐसे लगते हैं जो भारतीय टीम के लिए मुश्किल पैदा करेंगे? राज, आपने एक ऐसा सवाल किया है कि मतलब इससे शुरुआत करना बहुत आसान नहीं होगा। मतलब हुआ क्या है कि बांग्लादेश ने अब तक जो मैचेस खेले हैं वो अपेक्षाकृत कमज़ोर टीमें थी, नीदरलैंड्स और जिम्बाब्वे के खिलाफ। उन्हें दो जीत मिल गई, ज़ाहिर है वो अंक तालिका में वो भारत के साथ आ गए। लेकिन क्या बांग्लादेश एक साउथ अफ्रीका से मैच हार भी चुकी है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। तो तस्कीन अहमद ने 8 विकेट लिए, मान लो नीदरलैंड्स के खिलाफ 4 लिए, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्हें 1 ही विकेट मिल पाया। तो हम ये नहीं कह सकते कि तस्कीन जो है हमारे लिए कोई बहुत बड़ा खतरा बनकर आएगा, क्योंकि भारतीय टीम अब तक जो है 2 जो सबसे मजबूत टीम्स हैं, पाकिस्तान को हरा चुकी है और साउथ अफ्रीका से हारना पड़ा इनको। दूसरी ओर बांग्लादेश ने 2 कमज़ोर टीमों को हराया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनको हार का सामना करना पड़ा और अगले 2 मैच उनके भारत और पाकिस्तान के साथ हैं। तो इस कंडीशन में राज, मैं ये नहीं मतलब पचा पा रहा कि वो खतरा साबित होंगे या हम लोगों को, जाहिर है इंटरनेशनल मैच खेल लो, वर्ल्ड कप खेल लो, तो आपको तो हमेशा अलर्ट तो तैयार तो रहना ही होगा। तस्कीन भी है। ये बात आपने ठीक कही, ये बात मैंने बिल्कुल बाकायदा हमने सामने रखी है कि 2 मैच बांग्लादेश जीता है, अपेक्षाकृत कमजोर टीम है। यानी हम अगर संतुलित नजरिए से देख रहे हैं भारत और बांग्लादेश की जो स्थिति, जो ट्रैक रिकॉर्ड सारा है, और भारत के नजरिए से जो 2 मैच जीते उसमें कम से कम एक पाकिस्तान मजबूत थी। साउथ अफ्रीका से भी मुकाबला कोई इतना आसानी से दे दिया हो ऐसा नहीं था। हाँ, जरूर कुछ कमियां थी और मैच हाथ से गया, लेकिन वहां भी एक अच्छा खासा मुकाबला मुझे लगता है दिया था। प्रवीण, आप शायद यही कहना चाह रहे थे। बांग्लादेश की मैं उसके बाद और क्लियर भी करना चाह रहा था राज कि तस्कीन के अलावा हसन महमूद हैं, वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हाँ, मुस्तफिजुर हैं, कप्तान शकीब अल हसन है। तो शाकिब, इस तरह से
ये नहीं है कि बॉलर्स उनके अच्छे नहीं हैं, अच्छे हैं, बट हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाले हैं ऐसा मुझे लगता नहीं है। जैसे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम लोगों ने बात भी की थी कि पेस बॉलर्स के खिलाफ हमारे बल्लेबाज राइजिंग डिलीवरी के सामने भले ही लड़खड़ा जाते हैं, हालांकि पेस से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो बांग्लादेश के साथ भी वही बात है कि इनके पास इतना ज़्यादा पेस है नहीं, स्विंग है, तो स्विंग से बहुत ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। स्पिनर्स उनके अच्छे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि राज, उसके अलावा आप क्रिकेट का कोई भी मैच जब खेलने आते हैं ना, तो सिर्फ महज एक दो टुकड़ों में प्रदर्शन के आधार पे आप नहीं ये तय कर सकते कि आपकी टीम कहाँ पे खतरा बनने जा रही है, कौन सा अपसेट करने जा रही है। क्योंकि इन्होंने भले ही सुपर 10 जब मुकाबले चल रहे थे 8 और जिसमें क्वालिफाइंग दौर था, तो भले ही उलटफेर किया, बट सुपर 12 में इन्होंने 2 कमज़ोर टीमों को हराया है और एक मजबूत टीम से हारी है। जहाँ तक बैटिंग का सवाल है, तो बैटिंग में इनकी ओर से ओपनर नजमुल थोड़ा 20-25 रन बना रहे हैं। सौम्या कोई बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए। नजमुल शेंटो ने निश्चित तौर पर लास्ट मैच में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अच्छी हाफ सेंचुरी मारी, बट कुल मिला के वही कहा जाए कि भारत के लिए बहुत ज़्यादा ये खतरे की स्थिति मुझे दिख नहीं रही है, उलटफेर की स्थिति दिख नहीं रही है। आपकी बात से समझूं तो ये मैच बहुत टफ तो नहीं, फिर भी अगर डिसिप्लिन रह के खेले तो जीतना कोई बहुत मुश्किल बात। डिसिप्लिन रहना ही होगा भारत, क्योंकि भारत उस स्थिति में है अभी। बिल्कुल ठीक है। जो एक सवाल मैंने बीच में किया था कि बल्लेबाजी का जो क्रम, टॉप ऑर्डर जो है उसका जमना जरूरी है। ऐसे में जो पिछले 3 मैचों से इस विश्व कप की हम बात कर रहे हैं, बाकी ट्रैक रिकॉर्ड सबका बहुत कमाल का है। पिछले शो में हमने विराट कोहली की बात की थी, आज मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव की बात करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच को जिस तरह से एक ही हाथ से सिर्फ एक ही आदमी खड़ा होकर के ले गया वो सूर्य कुमार यादव है। 37 T20 का अनुभव है अंतर्राष्ट्रीय का उन्हें। क्या कुछ कहती है सूर्य कुमार की पारी, ये जरा देख लेते हैं। उन्होंने 11 से 79 रन बनाए, 117 का हाई स्कोर है। एवरेज जो उनका रहा है 40.65, 177 का स्ट्राइक रेट है, 1 सेंचुरी और 11 हाफ सेंचुरी। ये है सूर्य कुमार यादव, क्या कहेंगे? जहाँ तक सूर्य कुमार की बात है राज, तो सूर्य कुमार एक सूर्य की तरह, चमकते सितारे की तरह चमक रहे हैं वहाँ पे भारतीय टीम की ओर से। विश्व कप में उन्होंने 3 मैचेस खेले, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा नहीं कर पाए क्योंकि उनको बॉल्स ज़्यादा मिली भी नहीं, लेकिन अगले 2 मैचेस में बहुत बढ़िया हाफ सेंचुरी मारी। उसके अलावा भी जो आपने बात की, उनका करियर बहुत लंबा नहीं है, लास्ट ईयर ही उन्होंने डेब्यू किया T20 में। उसके बाद आप ये देखो 37 मैचों में T20 बेसिकली स्ट्राइक रेट का कमाल है इसमें, 177 स्ट्राइक रेट है, औसत 40.65, ये किसी लिहाज से ख़राब नहीं कहा जा सकेगा। टोटल 1179 रन हैं। उसके अलावा ये ओवरऑल तो परफॉर्मेंस अच्छा है ही है। उसके अलावा आज पिछले 6 मैचों में देखें ना, तो 6 मैचों में इन्होंने 4 हाफ सेंचुरीज लगाई हैं। बिल्कुल, ये जरा मुझे लगता है दर्शकों के लिए जरा ये देखना भी जरूरी है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सूर्य यादव का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा खासा रहा। पिछले मैच में भी लगभग वो दिखा। बीते 6 T20 में जो हालिया उनका रिकॉर्ड रहा, भारतीय टीम जो इनके खिलाफ, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तैयारी के लिहाज से अपने घर पे घरेलू श्रृंखला खेल रही थी, तो उसमें भी अंतिम 2 मैचेस में सूर्य ने हाफ सेंचुरीज मारी। बिल्कुल, ये गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम के मैच थे, इसीलिए मुझे लगा ये जरा स्टैटिस्टिक्स दर्शकों के लिए बताना चाहिए। जो पिछला मैच था उसमें 40 गेंदों में 68 रन बनाए थे, स्ट्राइक रेट 170 का रहा। उससे पहले नीदरलैंड के खिलाफ 51 रन बनाए थे, 25 में स्ट्राइक रेट 204 का। पाकिस्तान के खिलाफ 10 गेंदों में 15 रन कम बने थे, फिर भी 150 का स्ट्राइक रेट, जल्दी आउट हुए थे। उसके पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंदौर में मैच खेला था, बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी 6 गेंदों में 8 रन मामूली रहे। उससे पहले जो 2 मैच थे वहां फिर दक्षिण अफ्रीका के अगेंस्ट में वो सीरीज थी और दोनों में 50 बनाए, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। टेक्निक है, जिसके पास पावर है, जिसके पास विलिंगली शॉट मारते हैं वो राज। और सबसे बड़ी बात ये जो आपने अभी उनके रिकॉर्ड्स बताए थे, 37 मैचों में आप ये देखो कि जब सूर्य कुमार आए टीम में तो 29 मैचों में भारत को जीत मिली। चाहे पहले इंडियन टीम बैटिंग कर रही हो, चाहे फील्डिंग कर रही हो। पहले बैटिंग करते हुए 16 मैच जीती इंडियन टीम, अगर फील्डिंग कर रही हो तो भी उसमें सूर्य कुमार का बल्ला चला, तो उसमें उन्होंने 13 मैचों में जीत दिलाई। और सबसे बड़ी बात है कि औसत दोनों में, पहले बल्लेबाजी करते हुए 40 के आसपास रहा, बाद में बल्लेबाजी करते हुए 44 के आसपास रहा। स्ट्राइक रेट दोनों में ही 150 से ऊपर मायने रखता है राज, 160, 190, 200 के स्ट्राइक रेट से
वो रन्स बनाते हैं, उनका स्टांस इतना अच्छा है को सामने वाले बॉलर को परेशान कर देते हैं कि भाई किधर बॉल डालूं, थोड़ा सा शॉट डाले नहीं आप कि बहुत तेज वो स्ट्राइक करते हैं और ऑन साइड में स्ट्रेट भी खेलने की इतनी अच्छी उनकी क्षमता है। और अगर फुलर लेंथ डाले तो इतना खूबसूरत शॉट, चाहे वो कवर्स के ऊपर हो, चाहे स्लिप के ऊपर हो, चाहे पॉइंट दिशा में हो, ऑफ साइड और ऑन साइड दोनों ही, मतलब 360 डिग्री प्लेयर उनको इसलिए भी शायद माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि उनको आप परेशान नहीं कर सकते, उनके सामने गेंदबाज परेशान होते हैं। ठीक है। मुझे लगता है एक बार अंक तालिका पर जरा नजर डालें, क्योंकि शुरू से भारत जरा टॉप पर चल रहा था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के साथ ये जो मैच हुआ इसमें अंक तालिका में किस तरह से बदलाव हुआ। टॉप पर इस समय साउथ अफ्रीका है, जिन्होंने 3 मैच में से 2 जीत लिए हैं और 5 अंक। इसी तरीके भारत है, जिन्होंने 3 में से 2 जीते 4 अंक के साथ। बांग्लादेश 3 में से 2 जीते 4 अंक के साथ। उस तरीके फिर जिम्बाब्वे 3 में से 1 जीता 3 अंक, पाकिस्तान ने भी 3 में से 1 जीता 2 अंक के साथ, और नीदरलैंड अभी 0 अंक के साथ। ये सीरीज, ये अंक तालिका है जिसमें सबसे नीचे है। टॉप पर बने रहना प्रवीण इस चार्ट में बहुत मदद करेगा आने वाले दिनों में, जब आप अंतिम दिनों में सेमीफाइनल की दौड़ में होंगे। निश्चित तौर पर, और इसका फ़ायदा भी साउथ अफ्रीकन टीम को मिल रहा है राज, क्योंकि 5 अंकों के साथ वो शीर्ष पर है और भारत और बांग्लादेश की टीम 4-4 अंकों के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर है। लेकिन भारतीय टीम के स्ट्राइक रेट बेस्ट चल रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपने जब शुरुआत ही अच्छी की थी पाकिस्तान के खिलाफ धमाकेदार जीत के साथ, तो फिर एक रिदम जो बना, एक मनोबल जो बढ़ा, उसका फ़ायदा देखने को अभी और अगले 2 मैचेस में देखने को ज़रूर मिलेंगे राज। और जाहिर है शुरुआती दौर के मैच आप जीत लेते तो बड़ी अच्छी बात होती है। हम लोगों ने इसी शो पर चर्चा भी की थी पहले भी कि अभी वहाँ पे बारिश का साया मंडराया हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। भारतीय टीम जहाँ जहाँ खेल रही, चाहे मेलबर्न हो, चाहे सिडनी हो, चाहे पर्थ हो, या फिर आज का मैच जो एडिलेड में होना है, आज भी बारिश हो रही है वहाँ पे, मतलब पिछले 2 दिनों से बारिश होती रही। तो बारिश का साया मंडरा रहा है, उसमें अगर आप खुदा ना खास्ते मतलब बहुत बड़ी उलटफेर का शिकार हो जाए, या फिर बारिश में आपका मैच धुल जाए, एक एक अंक बांटना पड़े, तो उस कंडीशन में बहुत सुखद स्थिति नहीं होती है, जो कि पाकिस्तान को भी झेलना पड़ रहा है, साउथ अफ्रीका के लिए भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो भारतीय टीम ने एक अच्छी शुरुआत करके मैचेस 2 जीत करके समझिए कि एक बढ़त हासिल कर ली है। और अब अगर बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम जीत लेती है आज का मैच, जो कि एडिलेड में खेला जाना है, और आज बारिश की संभावना भी नहीं के बराबर है, तो उस कंडीशन में भारतीय टीम फिर से टॉप पर आएगी और कम बेश आप ये मान सकते हैं कि सेमीफाइनल का रास्ता इनका खुल जाएगा, क्योंकि लास्ट मैच इनको जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलना है। तो बांग्लादेश खतरा बनेगा नहीं। अगर भारत मैच जीत लेता है तो पाकिस्तानी टीम जूझ रही होगी, उनको अगर जीत भी लेते हैं तो उनको फिर भारत से शायद पीछे ही रहे। तो बहरहाल अभी चल रहा है मामला, और शुरुआती दौर में जीत हासिल करना निश्चित तौर पर एक अच्छा संकेत है। एक भारतीय टीम एक सही दिशा में बढ़ रही है। तो भारतीय टीम में को बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं। युजवेंद्र चहल की चर्चा कई बार हो चुकी, हालांकि फिर ये कहा गया कि बांग्लादेशी जो खब्बू हैं उनके लिए आर अश्विन बड़ा मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, लेकिन युजवेंद्र की लेग स्पिन वो भी अपना एक अलग और डिसेप्टिव सी बॉलिंग करते हैं। ऐसी आपकी मेरी बात भी हो रही थी, बहुत उसको कहते हैं टेक्टफुली बॉलिंग करना जानते हैं। तो इनमें से सेलेक्टर्स को कोई सोचना होगा, कप्तान को कुछ सोचना होगा, या कुछ और टीम कॉम्बिनेशन, विनिंग कॉम्बिनेशन जैसा विषय है? राज, मैं पहले इस मुद्दे पे एक बात बता दूं। कभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई तो बांग्लादेशी टीम के कैप्टन शाकिब ने कहा कि देखिए प्रेशर हमारे ऊपर नहीं है, भारतीय टीम बेसिकली वर्ल्ड कप जीतने आई है और हम लोग वर्ल्ड कप जीतने के इरादे से नहीं आया है, हम लोग मैच दर मैच ले रहे हैं और हम खिताब के प्रबल दावेदारों में नहीं है भारतीय टीम की तरफ से की तरह। तो उस कंडीशन में उनका मानना है कि भारतीय टीम दबाव में होगी, लेकिन उनका ये बयान अपने आप में काफ़ी है बताने के लिए कि बांग्लादेशी टीम एक दबाव में है, उनको ये अंदाज़ा है कि आप बहुत बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। बहरहाल इसके अलावा जो आपने चेंजेस की बात की तो राज बहुत ज़रूरी है और अच्छा सवाल है आपका। अश्विन की बात करी, अश्विन भाई ठीक है, अच्छे बॉलर हैं, काफ़ी अनुभव है, लेकिन सिर्फ हम लोगों को अनुभव और नाम को लेकर नहीं चलना है। पिछले 3 मैच आप खेल चुके हैं, तीनों मैच में आपकी स्थिति दिख चुकी है। पाकिस्तान के अगेंस्ट आप काफ़ी हद तक सफल रहे, लेकिन अगले 2 मैच में नहीं चल पाए। उस कंडीशन में
युजवेंद्र चहल को हमें बाहर बिठाकर क्यों रखना चाहिए, जो कि T20 में आपका टॉप स्पिनर है? सवाल ये उठता है। तो उस कंडीशन में मेरा तो ये मानना है कि अश्विन की जगह युजवेंद्र चहल को आना ही चाहिए। दूसरी बात, आप ऑफ स्पिन करते हैं, आपको लगता है कि आप कंटेन कर सकते हैं विपक्षी बल्लेबाजों को, बांग्लादेशी बल्लेबाजों को आप रोक सकते हैं। वही कला तो इनके पास भी, अक्षर पटेल के पास भी। अक्षर पटेल कहीं ज़्यादा ये बॉल कारगर डालते हैं, वो स्पीड में वेरिएशन भी कर लेते हैं। तो अश्विन और की जगह मुझे लगता है कि युजवेंद्र चहल को आना ही चाहिए, और एक अगर जगह बन पाई कहीं तो अक्षर पटेल भी टीम में आ सकते हैं। लेकिन राज, मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि एक तो दिनेश कार्तिक पिछले मैच में देखा ही होगा आप लोगों ने, कमर पकड़ के जो है मैदान बिल्कुल से उनकी बाहर सेहत गए। को लेकर चिंता थी, फिर ऋषभ पंत की चर्चा अरसे से हुई। हाँ, नहीं, आप, मेरा तो ये मानना है कि अगर आप चोटिल हैं तब तो जाहिर है वो फोर्स रिप्लेसमेंट होगा, जरूरी हो जाएगा। वो पंत आएंगे ही आएंगे टीम में। अगर आप चोटिल नहीं हैं दिनेश कार्तिक, तो भी ऋषभ पंत की जगह बनती है, क्योंकि एक लेफ्टी बैट्समैन जब आएगा तो टीम को एक वेरिएशन मिलेगा। और जितनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी वो करते हैं, जिस समय मतलब उनको अगर 8, 10, 15 बॉल्स खेलने को मिल जाए, तो बांग्लादेशी गेंदबाज बखूबी जानते हैं कि ये ऋषभ पंत क्या कर सकता है। उस कंडीशन में मेरा मानना है कि कम से कम युजवेंद्र चहल और ऋषभ पंत को टीम में आना ही आना चाहिए। केएल राहुल को अभी बाहर किया जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि एक अनुभवी ओपनर है। और ठीक है, मतलब टुकड़ों में जिस तरह से हमारे बल्लेबाज कर रहे हैं प्रदर्शन, वो बहुत अच्छी बात नहीं है। इनको एक समग्र प्रयास करना ही होगा, जो कि आपने शुरुआती दौर में भी बताया। तो चेंजेस 2-3 दिख रहे हैं मुझे, दिख रहे हैं बिल्कुल। और जरा चलते चलते एक बार जरा जो चीजें चल रही हैं अब तक का थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड। 23 अक्टूबर को भारत का पहला मैच था, पाकिस्तान से जीत गए। 27 अक्टूबर को नीदरलैंड से भारतीय टीम ने जीत हासिल की। 30 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका से हारे, और अब 2 नवंबर आज बांग्लादेश से मुकाबला है। अगला मुकाबला भी 6 नवंबर को जिम्बाब्वे के साथ होगा। जैसा कि प्रवीण जी कह भी रहे थे कि जो भारत के दोनों मुकाबले हैं अपेक्षाकृत संतुलित नजरिए से देखें, वैसे कोई भी मुकाबला हल्के में नहीं लेना चाहिए, मगर संतुलित नजर से डिसिप्लिन खेले तो दोनों आसान है। इसके उलट बांग्लादेश के लिए आने वाले दोनों मुकाबले मुश्किल से हैं। भारत भी उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है, उनके लिए बड़ी टीम है, और जैसा शाकिब उल हसन के ने जो कमेंट किए थे वो बताया भी, और उसी तरीके जो अगला उनका मुकाबला है वो भी कोई आसान नहीं रहने वाला। सो देखें, पाकिस्तान के साथ उनका मैच होगा, क्या कुछ रहता है। प्रवीण जी, आपने जो इनसाइट दी फिलहाल इस मैच के लिए, और भारतीय टीम के लिए शुभकामनाएं भी, और ये मानते हुए कि हमने जो कहा कि दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध मैच में जो कमियां रही उनसे सीख लेते हुए क्या ये टीम चैंपियन की चाल चल पाएगी? सक्षम है, सब कुछ है? अंतिम कमेंट। ये एकदम टीम सक्षम है राज, और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी हमेशा से ताकत रही है। और आपने देखा है कि टॉप 5 बल्लेबाजों में सिर्फ केएल राहुल को छोड़कर विराट कोहली चल चुके हैं, रोहित शर्मा के नाम भी एक हाफ सेंचुरी है, सूर्य कुमार लगातार हाफ सेंचुरीज लगाकर टॉप पे चल रहे हैं इंडिया में, और हार्दिक पांड्या। तो इसके अलावा लेकिन सबसे दिक्कत क्या है, या जो एक कमी रही कि इन्होंने टुकड़ों में प्रदर्शन किया। आपको एक मैच जीतने के लिए, आपको चैंपियन बनने के लिए, चैंपियन की चाल जो आपने बताई, बड़ी अच्छी बात बताई, चैंपियन की चाल चलने के लिए आपके 11 में से कम 6-7 प्लेयर्स ओवरऑल चलने ही चाहिए। मिनिमम 3 बल्लेबाज, 3 गेंदबाज, 1 ऑलराउंडर। तो उस कंडीशन में मैं ये मानता हूँ कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव का बल्ला चलेगा, और चले तो बहुत मतलब भारत के लिए एक अच्छी स्थिति होगी। उसके अलावा दूसरी और हार्दिक पांड्या अच्छे मतलब परफॉर्म कर ही रहे हैं। गेंदबाजी में फिर से अर्शदीप, भुवनेश्वर और शमी एक टीम की ताकत हैं, इनमें से चल पड़े, और युजवेंद्र चहल अगर आ गए तो विश्वास मानो राज, जो आपने कहा ना, आपके मुंह में घी शक्कर वाली स्थिति आएगी कि टीम चैंपियन की चाल ही चलती दिखेगी। तो ठीक है प्रवीण जी, आपने जो कहा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। टॉप ऑर्डर की जो कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस, उसको जो लेकर के चिंता रही है, टुकड़ों टुकड़ों में चीजें चली हैं, सबने अपना अपना रोल कभी थोड़ा कभी ज्यादा निभाया है। हम ये भी नहीं कहते कि कोई भी प्लेयर रोज उसी तरह से प्रदर्शन कर सकता है, कभी किसी का दिन कभी किसका दिन, लेकिन फिर भी जो एवरेज परफॉर्मेंस की उम्मीद टॉप ऑर्डर से की जानी चाहिए कि थोड़ा एक दूसरे के साथ रुके, जमे, मिडिल ऑर्डर को जरा बड़े हिट्स लगाने के लिए अंतिम ओवर तक जाने का मौका भी दे, ये टॉप ऑर्डर की जिम्मेदारी होती है। और अगर ऐसा रहा तो जैसा हम कह रहे हैं कि बहुत संतुलन और डिसिप्लिन के साथ अगर चलेगा
तो मैच बांग्लादेश से जीतना या उसके बाद अगला जो 6 तारीख को जिम्बाब्वे के साथ है कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। फिलहाल मुझे और हमारे खेल विशेषज्ञ प्रवीण सिन्हा जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।